फाइनली एक कमाल की सीरीज तुम्हारे लेके आ रखा हूँ क्लास 10 साइंस के बच्चों के लिए, जो इस बार टर्म 1 में बैठने वाले हैं। 100% सीरीज। जैसे तुमको पता है तुम्हारे क्लास 10th का जो इस बार पेपर आएगा कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है, तो तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन भी जरूरी है, साथ में तुमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हो, ये भी काफी जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम अलग अलग सैंपल पेपर से कर रहे होगे, पर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे होंगे वो चीज की बात कोई नहीं कर रहा होगा, तो वो चीज लेके आ रखा हूं। देखो 100% सीरीज है तो 100% हम चीजें कवर करेंगे। तो पहली वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, थ्योरी में जो जो चीजें आएंगी वो सब चीजें हम देख रहे होंगे। पूरी थ्योरी 2021 के लिए हम कंप्लीट कर रहे होंगे, जो हमें अभी टर्म 1 में जाके देनी है। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम देखेंगे सेल्फ मेड क्वेश्चन। ठीक है, आप एक पेज पढ़ोगे एनसीईआरटी का, उसमें से आपको लगता है जो क्वेश्चन बन सकता है वैसे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करे हैं, तो उससे अगली वीडियो में हम वो चीज देखेंगे, और ऐसे करके हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो पहली वीडियो, आज की जो ये वीडियो, इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। उसके बाद कल जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि यार इसके कौन से क्वेश्चन मैं खुद बना सकता हूं जो मुझे लगता है पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज जब मिल जाएंगी और साथ में तुमने कहीं से अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी, आई एम श्योर, डैम श्योर, तुम 100% नंबर ला रहे होगे। इसलिए सीरीज का नाम मैंने क्या रखा है, 100% सीरीज। ठीक है, साइंस की दिक्कत मत लो, और कुछ चाहिए बताना, बाकी कल की वीडियो भी देखना जिसमें तुम्हारे लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज कंप्लीट थ्योरी रिविजन होगी, अगर तुमने पढ़ रखी है तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ी है तो पूरी थ्योरी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है तुम्हें, और कम से कम टाइम के अंदर पढ़ाऊंगा। तो चलो देखते हैं यार, टर्म 1 के लिए मेड बाय सौरभ उप्रेती वगैरह वगैरह तुम्हें पता है। तो देखो चलो चैप्टर 1 क्या है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल हमारे दिमाग में बड़ा प्यारा सा आता है यार, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, एक केमिकल रिएक्शन तुम्हारी क्या होती है, एक आराम से बात समझो। जहां पे एक रिएक्टेंट कुछ चीजें मिलके एक नया प्रोडक्ट बना दे, वो तुम्हारी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है भैया, अगर मैंने रेत में चीनी मिला दी, क्या एक केमिकल रिएक्शन है, दो चीजें मिलके एक चीज बन गई। उनके बीच के जो बॉन्ड है वो टूटने और मिलने चाहिए, तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी। अब बात थोड़ी सी मैं थोड़ा आपको क्लियर करवा दूं, मैंने ये नहीं कहा कि दो चीजें मिलेंगी, दो रिएक्टेंट मिलेंगे और फाइनली एक प्रोडक्ट बनाएगा तो केमिकल रिएक्शन है। मैंने कहा दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड रिएक्टेंट मिलेंगे और उनके बीच में जो उनके बॉन्ड है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड क्या होते हैं, मान लो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टूटेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से टूटेगा, और इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ देख लो यार, डेफिनेशन क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू ए न्यू केमिकल सब्सटेंस मेकिंग बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये होती है तुम्हारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। इस बार जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कराया टर्म 1 के लिए, उसके अंदर तुमने देखा होगा कि तुम्हारे एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो, तुम्हारी एक पहली एक्टिविटी जो काफी कमाल की एक्टिविटी है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा, उसे बर्न करने के बाद एयर की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ऐसा करके पूछ सकता है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं, एयर में बंद कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है। तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या ये केमिकल रिएक्शन है, हाँ है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हुई है, पुराने बॉन्ड टूटे हैं, नए बॉन्ड बने हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो अब मैं समझ चुका हूं कि यार चलो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तुम्हें पता चल गया। और तुम्हें ये भी पता चल चुका है कि मेरा मैग्नीशियम रिबन को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूं तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है भैया, मुझे पता चल चुका है, थैंक यू वेरी मच। जरा देखते हैं नीचे को फिर। अब नीचे को क्या है यार इसमें बाकी, चलो 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 जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप, नीचे को चलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन हो रखी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो देखो कुछ चेंज हो जाते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि हाँ, हम देख के बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है। जैसे धुआं उड़ने लग जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं। देखो पहला लिखा है चेंज इन स्टेट। लेट सपोज अगर वहां पे एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड उड़ के भाप बन गया, तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा आपका ऐसा चेंज हो सकता है कि कलर में चेंज हो सकता है, कोई नई गैस निकल रही हो सकती है, या फिर टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, पहले वो ठंडा था फिर गर्म हो गया, गर्म था ठंडा हो गया। ये चार चेंज आपको जहां पे दिखेंगे वहां पे आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। चेंज इन स्टेट का मतलब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। स्टेट का चेंज का मतलब अगर कोई सॉलिड में है तो लिक्विड में बन जाएगा, लिक्विड में है तो गैस में बन जाएगा, या गैस में है तो सॉलिड में बन जाएगा। ये सब चीजें हो रही होंगी तो आपकी एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो चार फैक्टर से हमें पता चल जाता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब सवाल आता है कि भैया
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब एक इक्वेशन तुमने लिख दी, अब तुम्हें पता चल गया कि यार रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा तब तुम्हारी एक केमिकल रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन तुमने लिख दी। अब वो रिएक्शन लिखने से सिर्फ नहीं होता, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके लिए तुम्हें हर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होगी अगर उस रिएक्शन को तुमको बैलेंस करना जरूरी है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखते हैं जरा। अच्छा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। एक सिंपल सी चीज समझो यार, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट की तरफ मान लो दो एटम है, दो से मिलके एक ऑक्सीजन का एटम हमने प्रोडक्ट साइड में लिख रखा है। कभी एक चीज सोचो, मैंने खाने में के लिए 4 रोटी बनाई और जब मैं प्लेट में रख के लाया वो 3 ही बची। ऐसा हो सकता है क्या? जितना मेरा रिएक्टेंट के साइड एलिमेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट के साइड होंगे। क्यों होंगे? अच्छा, अब आप पूछोगे ऐसा भी तो हो सकता है कि उड़ गया हो ना, उड़ भी गया होगा तब भी मैं उसको लिखूंगा रिएक्शन के अंदर, प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए मुझको लिखना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है कि यार अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको अनबैलेंस ही क्यों नहीं छोड़ देते, हमको बैलेंस करने की जरूरत क्या है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमको उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस को, बैलेंस का मतलब क्या है? अनबैलेंस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में एलिमेंट है जो वो इक्वल नहीं है, जो एटम है वो इक्वल नहीं है। तो अब बैलेंस क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा उसका? देखो, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट बोलूं क्या? आर इक्वल। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। ठीक है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ आपके जो एलिमेंट है वो इक्वल हो रहे होंगे, एटम इक्वल हो रहे होंगे। मान लो ऑक्सीजन है, इधर 4 एटम है तो मैंने इधर 4 लिख के इधर भी बराबर कर दिया। इधर अगर मेरे हाइड्रोजन के 6 एटम है तो इधर मैंने कुछ भी करके कुछ भी लिख के हाइड्रोजन के 6 एटम बना दिए, तब जाके मेरी वो इक्वेशन क्या हो रही होगी? बैलेंस हो रही होगी। ठीक है भैया, समझ गया। बैलेंस करने के लिए अभी कौन सा तरीका है आपका? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है आपका? कि यार तुक्के मारे आपने, इधर 2 लिख के देखा और गिने, अच्छा 2 हो रहे हैं, ठीक है। इधर 4 लिख के देखा, इधर गिने, इधर कुछ लिख के देखा नंबर, इधर गिना। तो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी 11th 12th में काफी और मेथड भी होते हैं, पर अभी हम फिलहाल यही मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक तुम समझ गए मैंने क्या पढ़ा है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है तुम्हारी, तुम्हें पता कैसे चलता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है तुम्हारी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, बैलेंस को, अनबैलेंस को बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है भैया, ये चीज भी मुझे अब क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं जरा, फिर आगे का क्या सीन है। तो आगे अब देखो, ये तुम्हारी एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसको बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, जरा इस पे ध्यान देना यार। ठीक है, जरा इस पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो, पी के 4 एटम है आपके। ठीक है, पी के 4 एटम है और इधर पी का कितना एटम है? सिर्फ 1 है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इधर देखो, इधर पी के कितने एटम है? पी का 1 × 4, तो पी के 4 एटम हो गए। इधर कितना है? पी का सिर्फ 1 एटम है आपका। तो अब आपको क्या करना है? इधर पी के भी आपको 4 एटम बनाने हैं। पी के 4 एटम कैसे बनाओगे आप? सिंपल सी बात है, पी को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, अगर मैं पी को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मान लो, तो अब इधर मेरे पी के 4 हो गए, पर मेरे हाइड्रोजन के कितने हो गए? यहाँ पे कितने हो गए मेरे हाइड्रोजन के? मेरे हाइड्रोजन के हो गए 4 3 जा 12 एटम। पर इधर मेरे हाइड्रोजन के कितने एटम है? सिर्फ 2 एटम है। अच्छा, अब 2 को मैं 12 कैसे बना सकता हूँ? जब मैं यहाँ पे कहीं पे 6 लिख दूँ। ठीक है भैया, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, अब मेरे हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6 2 जा 12 एटम। यहाँ पे कितने हो गए? 4 3 जा 12 एटम। पी के 4 एटम हो गए, इधर भी 4 हैं। अब ऑक्सीजन की बात आती है। इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए? 10, और इधर कितना हो गए? एक ऑक्सीजन ये × 6, 6 + 10 16 एटम हो गए मेरे रिएक्टेंट की साइड में। तो मेरे प्रोडक्ट की साइड में भी कितने होने चाहिए? 16। तो अब देखो, ये 4 एटम H3PO4 के साथ है और × 4 कर दिया आपने, तो इधर भी आपके कितने एटम हो गए? अब इधर भी ऑक्सीजन के आपके हो गए मेरे 16 एटम। ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन के 16 एटम हो गए और इधर भी मेरे 6 + 10 16 एटम हो गए। तो अब जाके ये आपकी जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब जाके केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अगर पेपर में आता है तो आपने क्या करा? हिट एंड ट्राई करा। आपने इधर कोई नंबर लिख के देखा, फिर इधर मिलाया, फिर इधर लिख के देखा, फिर इधर मिलाया। ऐसे करके आपको कोई भी इक्वेशन को अपनी बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब बैलेंस फॉर्म में मेरी क्या बनेगी? मैंने अभी क्या लिखा था, याद है किसी को? यहाँ पे मैंने शायद 6 लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कितना लिखा था? 4 लिखा था। ठीक है, ऐसे करके आपकी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रही होगी।
ठीक है भैया, मुझे क्लियर हो चुका है, ऐसे करके बैलेंस करनी है। अब आगे देखते हैं जरा क्या है इसमें। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वाओ दैट्स अ ग्रेट टॉपिक। तो अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1+1 = 2, 1+1 कंबाइन टू फॉर्म 2। कंबाइन, कंबाइन मतलब मिले। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपके मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो वहां पे क्या होगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। बेसिकली एक रिएक्शन है, उसको हमने नाम दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, मेरे दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये चीज तुमको बड़ी आराम से पता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म एज वन और अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके भैया, अब डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस चीज को थोड़ा समझो। चलो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ये यार ये थोड़ा मतलब वैसा क्वेश्चन हो गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरी क्या होती है, एंडोथर्मिक, सीधा आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पर पता होना चाहिए। इसके बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हो सकते हैं। ठीक है, कैसे बन रहे होते हैं, चलो एक यार समझ लेते हैं। मैंने मान लो CaO रिएक्ट विद H2O। अब यहाँ पे मेरे से वो पूछ सकता है कि H अमाउंट ऑफ हीट निकली, तो हीट निकलना क्या होता है मेरा, हीट एब्जॉर्ब करना क्या होता है मेरा। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तब तक मैं ये नहीं बता सकता कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो अब मैंने कह दिया अगर यहाँ पे x अमाउंट ऑफ हीट निकली और आपसे पूछा गया कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहां पे आपको बताना, ये तो पता होना चाहिए कि पहले होती क्या है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो वो चीज हम देख लेते हैं, तो यार पेपर में गलत नहीं होगा जब कंप्लीट पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ बिल्कुल डीप में जाके। ठीक है ना, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सो मतलब आउट, जिसमें हीट निकल रही होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीज। मतलब जिसमें हीट सराउंडिंग को मिल रही है। मैं कोई रिएक्शन हुई, दोनों चीजें आके मिली, एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसने H अमाउंट ऑफ हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। ठीक है, अच्छा रिलीज क्यों करेगी हीट, सवाल ये उठता है ना। तो देखो, हर चीज इन द यूनिवर्स स्टेबल होना चाहती है। मेरे पास एक पेन नहीं है, वरना मैं तुमको करके दिखाता। सपोज मेरी टेबल है, ये टेबल के ऊपर मैंने ऐसे पेन रखा, तो ये पेन अपने आप नीचे गिर जाएगा, अपने आप नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, बिकॉज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट स्टेबल। तो कोई चीज स्टेबल कब होगी, जब उसकी एनर्जी होगी। आप सुबह सुबह खाना खाने के बाद शांति से नहीं बैठते होगे, 10 चक्कर मार के आते होगे, पर जब तुम एक बार थक जाते हो उसके बाद तुम चुपचाप बैठ जाते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो इन द यूनिवर्स एवरीथिंग वांट स्टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपकी हीट एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर हो रही है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रही है। देखो, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीज, बेसिकली जिसमें हीट निकल रही है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक क्या रिएक्शन है, जस्ट उसका उल्टा, जिसमें हीट आपकी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए भैया हम। तो इसके बाद क्या आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद आती है। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए ना, दो रिएक्टेंट मिलेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे, तो मेरी वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो अब देख लेते हैं जरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखो जरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, गल जाना, गलना मतलब टूट जाना। जहां पे आपका रिएक्टेंट एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट बना दे, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। A decomposition reaction occur when a complex reactant broke down into two or more simpler product, two or more small product, whatever you want to write you can write। ठीक है ना, तो ये होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये तो होता है भैया, मैं ये चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई। पर अब देख लेते हैं जरा नेक्स्ट में क्या है। अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ तुम्हारा, जब दो रिएक्टेंट मिले, उसने एक प्रोडक्ट बनाया और कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। जब उसने वो कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी, वो स्टेबल हो गया और अपना एक प्रोडक्ट बन गया और बाकी एनर्जी उसने रिलीज कर दी। ठीक है ना, अब डिकम्पोजिशन में उल्टा है। अब एक स्टेबल आदमी है, उसको तुमने एनर्जी दी और कहा फैल जाओ, टूट जाओ, तो टूट जाएगा। तो एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आपको दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीनों ही एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी की। हीट क्या है, गर्मी, लाइट क्या है, सूरज की किरणें, आप हाथ डालोगे गर्म लगता है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको पता ही है, टरबाइन वगैरह घूमते हैं, जब रोटेशनल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो तीनों ही एक फॉर्म है एनर्जी की।
जब ये एनर्जी पड़ती है आपकी रिएक्टेंट पे और वो टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में, तो वहां पे आपकी क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है भैया, तो पहले हीट से देखते हैं कैसे डिकम्पोजिशन होता है। तो हीट से आपका डिकम्पोजिशन कैसे होता है। ओ हो, इतना मोटा मार्कर, थोड़ा यार इसका साइज कम करो, मजा नहीं आ रहा है, मजा आना चाहिए ना लिखने में। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगी। तो हीट की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है आपका, CaCO3। जब CaCO3 को आप हीट करते हो तो बन जाता है CO। CO क्या होता है आपका, स्लैग्ड लाइम, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये होता है डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब आपने CaCO3 को गर्म करा तो टूट गया CO में और CO2 में। तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, और आप इसने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए तो हम। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर, ये चीज समझिए हो तो। अब डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक मैंने हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कैसे होता है देख लिया। अब मैं देखूंगा डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, बिजली को जब तुम पानी में पास करते हो, तुम देखते होगे सर्दियों में तुमने रॉड लगा रखी है और रॉड से पानी गर्म हो रहा है तो उसमें से भाप निकलने लगती है। तो दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। जब आपका वाटर का मॉलिक्यूल, ये आपका पूरा क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल, ये टूट जाता है H2 में और O2 में, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में टूट गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ बिजली, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मतलब प्रेजेंस में हुआ है। अगर इसकी प्रेजेंस में हुआ है तो ये कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्यार से इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। पर समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं H2 और O2 में। दैट्स क्लियर, क्लियर ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोराइड में, जब उसमें से हम उसको हीट की प्रेजेंस में रखते हैं या लाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं। मान लो मैंने एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड लिया और उसे सूरज की रोशनी के नीचे रख दिया, तो वो किस में टूट जाएगा मेरा, वो मेरा टूट जाएगा सिल्वर में, और दूसरा क्लोराइड में, दूसरा किस में टूट जाएगा, क्लोरीन में। तो सिल्वर और क्लोरीन में जब मेरा सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा तो वहां पे मेरी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ये, जैसे आपका भी कई नाम होगा, सोनू, मोनू, पीनू, वट एवर इट बी। तो ठीक है, वैसे इसका भी नाम रख दिया यार, हर किसी का नामकरण हो जाता है, कई सारे नाम होते हैं। तो अभी तक हमने दो तरह की देख ली, कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी हमने देख ली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने 3 पार्ट देखे, कौन कौन से 3 पार्ट देखे। पहला पार्ट हमने देखा जिसमें हमारी हीट की प्रेजेंस में टूट रहा हो, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूट रहा हो, और तीसरा हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में टूट रहा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस करना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मेरी वो रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेरा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा होता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी ये होती है। तो अच्छा, पता कैसे चलेगा कि मोर रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है, और उसको कैसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसको लिए आपका होता है एक चार्ट। ये चार्ट को जो समझ गया ना, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई सी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, बड़ी आराम से कर देगा। तो ये चार्ट को जरा समझो यार, इसको मैं बड़ा सा गोला मार देता हूँ तुम्हारा, जिससे यार तुम इसको याद करो। ठीक है, ये सारे नोट्स भी तुमको मिल रहे होंगे तो इसकी भी दिक्कत मत लेना, ठीक है ना। तो देखो जरा, इसको इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होगे यार, 1 स्टार और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये टेबल की मदद से आप सब चीज़ें कर रहे होगे। तो जरा देख लेते हैं टेबल क्या बताती है मुझे, और इसको काफ़ी अच्छे से तुमको समझा दूंगा, और ये रिएक्शन की मदद से हम इसको समझ रहे होंगे कैसे काम करता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं फिर। तो एक आपका सीधी सीधी लाइन होती है, इसको कहते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। एसएन क्या होता है आपका, टिन। ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है भैया, ठीक है भैया, दैट इज क्लियर टू मी। अब इसमें तुमको पता कैसे चलेगा कि ये आयरन है जो मेरा, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस करेगा तभी तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो देखो, हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो आपका होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ये चीज़ को याद रखो। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम को कर देगा। मान लो अगर पोटेशियम यहाँ पे लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले आओ, वो सबको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है ना, पर यहाँ पे अगर मैंने जिंक लिखा होता और यहाँ पे मेरा पोटेशियम सल्फेट होता तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। हमेशा मालिक की चलती है, नौकर की नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। तो
तो अब क्या पता चलता है मुझे, यहाँ पे देखो तुम्हारा आयरन लिखा है, ठीक है। आयरन को जब मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला या एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो मेरा क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। तो क्या करा मेरे आयरन ने, यहाँ से कॉपर को इसके घर भेज दिया, कहा बेटा तू अलग हो चल, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कॉपर मेरा बेचारा अलग हो गया और आयरन सल्फेट मेरा बन गया, ठीक है, फेरस सल्फेट मेरा बन गया। अच्छा, फेरस सल्फेट अब मेरा बन गया है, तो अब जरा देखते हैं कैसे बना, क्यों बना। मेरा फेरस कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है फेरस, आयरन, ठीक है, आयरन मेरा यहाँ पे है। कॉपर कहाँ पे है मेरा, कॉपर मेरा बेचारा यहाँ पे है। अब मैंने क्या कहा, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके घर भेज सकता है, हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मोर रिएक्टिव, देखो मोस्ट से लेस्ट लीस्ट की तरफ को जा रहे हैं हम, मोर से लेस की तरफ को हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आयरन कॉपर को बड़े आराम से हटा सकता है और उसने वही काम करा, आयरन ने कॉपर को हटा दिया। ऐसे ही यहाँ पे अगर जिंक भी होता तो वो भी कॉपर को हटा देता, यहाँ से ऊपर का कोई भी एलिमेंट होता तो कॉपर को हटा देता। तो आप समझ गए ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको करनी कैसे है। पेपर में बाई चांस ऐसा पूछ लेता है वो कि यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट रख देगा, ठीक है, आपका यहाँ पे एक्स एलिमेंट रख देगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो, और आपसे पूछेगा कि वो इस एलिमेंट को हटा सकता है, तो आप ये टेबल आपको याद होगी तो आप आराम से देख सकते हो। अच्छा, अब टेबल कैसे याद करूँ मैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है फिर। तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज को एक याद करने का तरीका है, देखो यार, केदारनाथ के मालिक आलू जरा फीके पकाए, ये एसएन को छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है ना। जो आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी है उसमें भी ये एसएन नहीं है तो इसको छोड़ देना। अब देखो जरा, केदारनाथ के मालिक आलू जरा फीके पकाए हैं क्योंकि हम आगे आए, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे। बाकी एसएन को भी कोई नाम दे देना बीच में, उसको अपने तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो ये तरीका है इसको याद करने का, कहीं पे लिख लेना, ठीक है ना, समझ गए ना इसको, गुड। तो ये है आपका यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट हो गई तो ये कमाल की और आ जाती है हमारी कौन सी, अगर डिस्प्लेसमेंट हो गई तो हमारी ये कमाल की और आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा इसको भी देख लेते हैं क्या होती है। अभी तक तो एक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे रहा था, पर अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका होगा जब आयन के बीच में एक्सचेंज होगा। जैसे देख लो, अब डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्प्लेस कर देना है, इसको डिस्प्लेस कर देना है, तभी तो डबल साइड डिस्प्लेसमेंट है, तभी तो हम बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जरा देखो, Na है Ba, अब Na की जगह पे Ba आ जाएगा और Ba की जगह पे Na आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अपनी जगह एक दूसरे के साथ चेंज कर लेंगे, बेसिकली ये चीज़ समझ लो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है मेरी, अ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज इन ए केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट। अब इसका जो आयन है, आयन क्या होता है मेरा, जिसमें पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज हो, तो Na वाला Cl2 के साथ आ गया, Ba वाला सोडियम की जगह पे आ गया, तो क्या बन गया मेरा, अब Na यहाँ पे चला जाएगा मेरी क्लोरीन की जगह पे, तो क्या बन जाएगा मेरा NaCl, ठीक है ना। Na यहाँ पे चला गया, Na के 2 एटम थे और मेरे क्लोरीन के भी 2 एटम थे, तो मेरा क्या बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। और यहाँ पे मेरा बैरियम सल्फेट है और यहाँ पे मेरा क्या है, बैरियम यहाँ पे है, सल्फेट यहाँ पे, तो बैरियम उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा बैरियम सल्फेट। बाई चांस आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि रिएक्शन को कैसे लिखते हैं तो मुझे बताना नीचे कमेंट में, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर ही बना दूंगा कि यार ये रिएक्शन आपको ये कैसा पता चलेगा, यहाँ पे NaCl बन रहा है, यहाँ पे BaSO4 बन रहा है, ये चीज़ पता कैसे चलती है, तो ये चीज़ के ऊपर मैं बता दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जरूरी है तो मुझे बताना, ठीक है। बाकी देखो, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी हो गई जिसके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन, तू मेरा ले ले, मैं इसको ले लेता हूँ, तू इसको ले ले, मैं इसको ले लेता हूँ, दैट वर्क हैज बीन डन, तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरी होती है, ठीक है। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपके एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, यहाँ पे आपका जो BaSO4 है ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, जो जमीन पे बैठ जाता है। मान लो कोई भी रिएक्शन हुई उसमें जो आपका बाद में प्रोडक्ट बना वो नीचे तले में आके बैठ गया, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिसको हम साइन ऐसे करके दिखाते हैं, और बाई चांस कहीं पे गैस निकलती है तो उसका साइन हम ऐसे करके दिखाते हैं। और हीट मतलब गर्मी, गर्मी का साइन हम कैसे दिखाते हैं, ये डेल्टा का साइन बना के हम कहते हैं यहाँ पे गर्मी निकल रही है, तो इसको याद रखना, बेसिकली प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। तो इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट, जो घुलने ना घुलने वाला सब्सटेंस बनेगा वो मेरा क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। अब ये प्रेसिपिटेट बन गया तो मेरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकता हूँ, ये वाली जो मेरी रिएक्शन है इसे मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों, बिकॉज आयन चेंज हुए, और प्रेसिपिटेशन क्यों, क्योंकि मेरा बैरियम सल्फेट है जो यहाँ पे वो क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया है, इसलिए मैं इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ। ये चीज़ जरूरी नहीं है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी, पर जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, जहाँ पे मेरी कोई चीज़ नीचे बैठ जाएगी तो वहाँ पे मैं उसे नाम दे सकता हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। मैंने जैसे कहा कई सारे आपके नाम हो सकते हैं,
ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल साल्ट व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेन सॉल्युबल साल्ट आर कंबाइंड। देखो, दो घुलने वाले सॉल्ट, ये अपना सॉल्ट था, ये अपना सॉल्ट था, पानी में आराम से घुले हुए थे। अब मुझे कैसे पता चल रहा है घुले हुए थे? क्योंकि देखो ये भी एक्वा सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मतलब पानी के अंदर घुल रखे हैं। तो अगर ये दोनों पानी के अंदर घुले हैं, उसके बाद एक चीज मेरी नीचे बैठ गई और नमक मेरा पानी में ही घुला रहा, क्योंकि इसके आगे भी आपका क्या लिखा है? एक्वस लिखा है, और इसके आगे क्या लिखा है? सॉलिड। तो ये नीचे आके बैठ गया, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो अब जरा आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। लेसन का लास्ट पार्ट आपका आ चुका है। अभी तक हमने कितनी तरह की रिएक्शन देख ली। देखो, शुरू से मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन हो गई, हमको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रखी है। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं और करना क्यों जरूरी होता है। उसके बाद हमने पढ़ी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद पढ़ी हमने कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट, ओहो डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ी भैया हमने, आप गलत बता रहे हो। कॉम्बिनेशन के बाद हमने पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े। कौन कौन से पार्ट पढ़े? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने पढ़ी डबल डिस्प्लेसमेंट, और अब फाइनली हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा डिफरेंस क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इसको अपने ध्यान में मत रखो, अगर रखना चाहते हो तो रख लो। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखो ऑक्सीडेशन, मुझे ऑक्सीडेशन हो गया, खुद फील करो, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। मेटल क्या कह रहा है? मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब मुझे ऑक्सीजन मिल गया, या मेरे अंदर से हाइड्रोजन चला गया, या मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है? वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में आपका क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। बेसिकली ऑक्सीजन आपका गेन हो रहा होगा, मतलब वो एलिमेंट ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन को ले लिया, और बाई चांस यहाँ पे कॉपर के साथ में H होता, हाइड्रोजन होता, और ये H को बाहर फेंक देता, तो भी ये क्या होती मेरी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो अब एक प्यार सी भाषा में तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच देयर इज ए गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। ठीक है, सेम इसी मैनर में आपका क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन को भी देख लेते हैं। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? जस्ट इसका उल्टा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को लेना, हाइड्रोजन को छोड़ना। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को छोड़ना और हाइड्रोजन को लेना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का गेन करना। इसको याद कर लो, ना करो एक बात है, आगे तुम्हारे लिए काम आएगा, बट 10th के बेसिस पर इतना खास कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं चीज़ समझ गया क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ पे क्या होगी मेरी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड था, इसने क्या करा? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, इसने ऑक्सीजन को क्या करा? बाहर छोड़ दिया। किसको? ऑक्सीजन क्या होता है आपका? H2O। जरा फील करो इसको। ठीक है, ये H2O बन गया आपका वाटर। तो अब यहाँ पे जब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, और इसमें कॉपर ने क्या करा? ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया अपने में से, और यहाँ पे सिर्फ कॉपर बचा। तो कॉपर ने क्या करा? ऑक्सीजन को लॉस करा। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है आपका? रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गई। रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर आपका एलिमेंट ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहा है, मतलब रिडक्शन का पार्ट बन रहा है, और क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को बाहर छोड़ रहा है, या वट एवर भी, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। जहां पे आपका लेट सपोज, थोड़ा आराम से समझते हैं इसको। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन आ गया। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है एक बार मुझे बताओ? ऑक्सीजन का लेना, हाइड्रोजन का छोड़ना। रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का लेना, ऑक्सीजन का छोड़ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन से तुम्हें पता चल रहा है, बस उसको उल्टा बना लेना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का लेना, हाइड्रोजन का छोड़ना। जहां पे जिस जगह पे भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ प्लेस ले रहा होगा, साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, क्या क्या? आपका ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो वहां पे आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, जहां पे आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, वेयर रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे जिंक ऑक्साइड है,
यहाँ पे जिंक ने अपना ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, तो जिंक ऑक्साइड का तो आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन करा। पर यहाँ पे कार्बन अकेला था, ये कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर कोई पूछे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन और कार्बन का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ प्लेस ले रहे हैं, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए आपकी क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो अब देखते हैं फाइनल टॉपिक। तो देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन बेसिकली होता है जंग लगना। अब एक छोटी सी चीज समझो, कोरोजन एक बहुत बड़ी टर्म है, पर अगर आपका कोरोजन सिल्वर के साथ होता है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, काला काले धब्बे बढ़ जाते हैं आपके, किसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर। जब चांदी को खुला छोड़ देते हैं तो काले काले धब्बे बढ़ जाते हैं, तो वो भी कोरोजन होता है। आपने बेसिकली एक जो बहुत यूज्ड एग्जांपल है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। लोहे को खुले में छोड़ दोगे तो उस पर जंग लग जाता है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन की और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाता है। ठीक है, तो कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस विच कन्वर्ट अ रिफाइंड मेटल टू फॉर्म मोर केमिकली स्टेबल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड। मैंने क्या कहा, हर चीज स्टेबल होना चाहती है, तो आयरन को, खुले में आयरन को मैं ऐसे छोड़ देता हूं तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने पास बुलाएगा, अपने पास मॉइस्चर को बुलाएगा और जंग लगवा लेगा अपने ऊपर, उसके बाहर से कोटिंग बन जाएगी जंग की और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हर चीज इन द यूनिवर्स वांट टू स्टेबल। ठीक है, तो कोरोजन प्रोसेस होता है। एक एग्जांपल है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ऐसी जंग लगता है आपका किसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर, जिसको, ठीक है, हम सिल्वर क्या बन जाता है, उसमें सल्फाइड बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके का होता है। मान लीजिए बेसिकली जानना है कोरोजन क्या होता है, जंग लगना होता है, जिसमें एक आपका सब्सटेंस आपका मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए अपने आप रिएक्ट कर लेता है मॉइस्चर से, वट एवर बी द सिचुएशन प्रेजेंट देयर, और ऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोक्साइड बना देता है, सल्फाइड बना देता है, और उस पर जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है, कोरोजन प्रोसेस टेक प्लेस। बेसिकली समझो कोरोजन एक पेड़ है, तो आपका सिल्वर पे जंग लगना एक अलग प्रोसेस है, आपका आयरन पे जंग लगना एक अलग प्रोसेस है, आपका एक्स मेटल पे जंग लगना एक अलग प्रोसेस है, आपका वाई मेटल पे जंग लगना एक अलग प्रोसेस है। तो ये सबको नाम हमने अलग अलग दिए। तो उसका एक एग्जांपल होता है लोहे पे जंग लगना, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप अब चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है ना, कोरोजन एक पेड़ है, तो मेरा अलग अलग चीजों पे जंग लगना, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, फाइनली क्या है, रेंसिडिटी। तो अब मेरा रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी इज ए कंडीशन इन विच द सब्सटेंस विद ऑयल एंड फैट, जिसमें ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस मेरे कन्वर्ट हो जाते हैं एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में उसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मान लो मैंने बिस्किट खुले में रख दिए, हवा आई उसे सिला दिया, उसका टेस्ट खराब कर दिया, तो ये होता है रेंसिडिटी। बेसिकली रेंसिडिटी क्या होता है, जब आपका कोई सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में आ जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो प्रोसेस होता है रेंसिडिटी। कौन से प्रोडक्ट, बेसिकली ऑयली और फैट टाइप प्रोडक्ट, जिसमें तेल से बने होते हैं। चिप्स को आपने खुले में रख दिया, आपने लेस का पैकेट रखा 10 दिन तक खुला, उसके बाद खाओगे तो सिला सिला लगेगा, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं, जरा ये देख लेते हैं। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालोगे कि उसका ऑक्सीडेशन ही ना हो, हम ऐसी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना आए। सारी चीज़ें ऑक्सीजन की वजह से हो रही हैं, तो हमको किसी ना किसी तरह ऑक्सीजन को रोकना पड़ेगा। एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए, आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में रख लिया, टाइट उसमें रख लिया, दबा के, कहते हैं ना ढक्कन दबा के लगाओ वरना सिल जाएंगे, तो वो काम आपने कर दिया तब भी वो बचा रहेगा। और आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, टेम्परेचर ही गिरा दिया, तब भी वो बच जाएगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर तुम्हारा हो चुका है यार। ठीक है, अब कोई चीज़ ऐसी खास नहीं पड़ी है, बाकी यार सब्सक्राइब वगैरह करना बड़ा बूस्ट को। कल अगली वीडियो आई होगी जिसमें तुम्हें मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने खुद बनाए हैं चैप्टर में से उठा के। उसके बाद तुम्हें सैंपल पेपर करना है, सैंपल पेपर मैंने तुम्हें बता रखा है कौन से करने हैं, ओसवाल के करने हैं। अब बाकी तुमने जो ले लिए वो भी सही है, मतलब अगर ओसवाल के मिल जाए तो इट इज सोने पे सुहागा। ठीक है, अगर ओसवाल के मिलने सही है, वरना कोई और कर लेना। और बाकी यार चलो चैनल वगैरह कर दो सब्सक्राइब, कल कमाल की वीडियो फिर से आएगी। और बाकी देखो यार, मेहनत से पढ़ो, लास्ट टाइम है। तो जब तुम मेहनत करोगे, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होगा, जब फाइनली रिजल्ट आएगा, जब तालियां बज रही होंगी, सहनाई बज रही होगी। ठीक है ना, देखो जब तुम सर नीचे करके काम कर रहे हो उस समय सोचो कि यार हाँ, आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कल को मेरा रिजल्ट बढ़िया होगा उसके लिए। ठीक है ना, अब ये कहते हैं कोई 10वीं का रिजल्ट मैटर नहीं करता, 12वीं का नहीं करता, तो चीज़ें दिमाग से निकाल दो। जैसे करके जैसी सिचुएशन आ रही है, तो होता है एस्केपिज्म। आपके सामने 10वीं का बोर्ड आया, आप इससे बच के निकलना चाहते हो 12वीं के बोर्ड के लिए, आप इससे बच के निकलना चाहते हो अगली चीज़ के लिए कि मैं उस चीज़ को बढ़िया कर लूँगा, पर इसको छोड़ देते हैं, क्या काम का है।
पहला अटेम्प्ट है, पहली बार बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेसिकली अपीयर होने जा रहे हो, कंपटीशन टाइप पेपर हो रहा है तुम्हारा इस बार टर्म 1 का, उसके बाद टर्म 2 होगा तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे से कराऊंगा। तो देखो लास्ट टाइम है, दौड़ो, जान लगा के दौड़ो, और बाकी यार देखो मेहनत से पढ़ो, चलो पेपर सबको निकालना है, कल कमाल की वीडियो फिर से आएगी तुम्हारे लिए, और बाकी जाओ मेहनत से पढ़ो, पेपर सबको निकालना है, पेपर सबको उखाड़ना है।